इसराइल का और ईरान का जो है ना, वो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसराइल का जो तनाज़ा है वो बुनियादी तौर पे अरब इसराइल तनाज़ा ही था अपनी असल में। जब आया तो ज़ाहिर है चूँकि अरबों की ज़मीन थी, अरब आबाद थे फ़लस्तीन के अंदर, और वहाँ पे जो है लाके यहूदियों को बसाया गया। फिर वहाँ पे 1948 के अंदर एक जो है ना वो नाजायज़ रियासत उसकी दाग बैल डाली गई। और ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ कि कोई रेफ्यूजीज़ आए, यूरोप से लेके आए, जो पोलिश अक्सरियत थी और दूसरे यूरोपियंस उसमें शामिल थे। उनको इसलिए कि दूसरी जंग अज़ीम में जो नाजी से उनको ख़तरा था, तो उनको एक ऐसी न्यूट्रल जगह पे उनको कुछ अरसे के लिए जो है वो पनाह दी जाए, और वो पनाह गुज़ीन वहाँ पे एक अपनी सल्तनत बना के बैठ जाए। वो खुद अपने नाम नेहाद सन ऑफ साइल बन गए। सन ऑफ साइल पता है स्टेट की जो डेफिनेशन है ना, वो उसमें यानी जो उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लाजमी उसके अज्जा हैं ना, उसमें एक कौम मुनज़्ज़म कौम जिसको जो सावरन हो, जिसको अपने इक़्तिदार आलम यानी कोई उसके ऊपर वो जबर करने वाला ना हो, वो सावरन हो, एक ये चीज़ है ना। तो उसके साथ एक उसका इलाका हो। इनका इलाका नहीं है, इन्होंने आके किसी और के इलाके पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल ऐसी है। मतलब इसलिए ये एक नाजायज़ बात हो गई ना। इसलिए कायदे आज़म ने कहा था कि ये एक नाजायज़ रियासत है। इनका इलाका ही नहीं है। आपका अपना इलाका हो तब आप कौम है ना। कौम है, बिल्कुल सही। दूसरे के इलाके पे कब्जा करके आप यानी एक आप रियासत तो नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। तो ये तो मतलब उसके था, अरबों की जंगें चलती रही। जो ईरान की दुश्मनी आई है ना, वो आई है जो ईरानी इनकलाब है उसके बाद। मतलब ईरानी इनकलाब से पहले तो जो शाह की हुकूमत थी, वो तो दो ही ममालिक थे जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ था आलम इस्लाम में, एक तुर्की और एक ईरान। इन दोनों ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ था। जब वहाँ पे ईरानी इनकलाब आया खुमैनी साहब के दौर में, तो उसके बाद जो है वो हो गई। और ये चीज़ वो जो खालिद साहब पहले बात कर रहे थे, असल में एक प्रॉब्लम जो है ना हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ शिया सुन्नी का जो मसलकी जो झगड़ा है ना, उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता है, और उसको ये समझा जाता है कि शायद दूसरा जो है ना वो शियों के अंदर भी है और सुन्नियों के अंदर भी है, और फिर उसकी कुछ और वजूहात भी हैं कि ज़रा कुछ मुल्कों का पूरा दारोमदार इसी के ऊपर चलता है। तो वो ये कहा जाता है कि शायद दूसरा जो है ना वो हकीकत में इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं है। ये एक तसव्वुर जो है ना दोनों तरफ से कायम किया गया है, जबकि हकीकत ये है कि जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें शिया सुन्नी की तफरीक नहीं की जाती। उनके नज़दीक ये सब मुसलमान हैं, उनके नज़दीक ये मुसलमान भी हैं, एनिमी है, बस एनिमी है, हमारे दुश्मन है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मज़हब से जितना करीब होगा वो उतना बड़ा एनिमी है। जो मज़हब से जितना बेशक क्रिश्चियन ही क्यों ना, कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। तो ये जो है ना वो चूँकि ह्यूमन राइट्स वाली जब बात आई थी तो उसके अंदर भी है कि भाई आप अगर लिबरल हैं, आप चीज़ें, आप मज़हब को एक ज़ाती मामला समझ के, एक घर के अंदर को एक इबादत का एक मजमूआ समझ के उसको इख्तियार करते हैं, तो ठीक है, आपकी कोई गुंजाइश बनती है सोसाइटी में। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मज़हब को रियासत की एक बालातर कुव्वत होनी चाहिए, तो फिर आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। या एक उसको आइडियोलॉजी मानते हैं आज, आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, ठीक है। नहीं, आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ अपनी ज़ाती भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये है कि हुकूमत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। असल झगड़ा जो है ना, असल में ये पूरी दुनिया के लिए ईरान एक यानी वो मिसफिट मुल्क हो गया ना। यानी जो इस वक्त आपका निज़ाम है वो सेकुलर लिबरल अक़दार पे खड़ा है। सही। वहाँ पे एक मज़हब का वो लेके आ गई एक नेशन, एक कौम। तो हमने भी तो लाया था ना नज़रिया पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारे बारे में भी इस तरह के तसव्वुरात थे। उस रिफ्ट से बचने के लिए हमने कहा यू टर्न, ठीक है। मुझे याद आया कि करारदाद मकासद जब पास हुई थी तो हमारी असम्बली के एक बहुत बड़े रुकन ने खड़े होकर कहा था कि आज हम मुहज़्ज़ब दुनिया को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि हम इस्लाम को, ये मसला है, ठीक है ना। तो अब एक जगह पे जो है ना उन्होंने कुरान और सुन्नत को जो है ना वो बालादस्ती दे दी, ठीक है, अपने तसव्वुर के मुताबिक, जो उनके तसव्वुरात हैं, ठीक है, उसके मुताबिक दे दी। तो ये दुनिया को तो अज़म होने वाली बात बिल्कुल ऐसी। और फिर दूसरी एक और बड़ी चीज़ ये है कि जो वहाँ पे हुकूमत कायम हुई जो मजहबी, ये पहला मौका था जब जो ये सॉवरन स्टेट्स बनना शुरू हुई, तो उसके बाद कि किसी रियासत के अंदर मज़हब की बुनियाद पे हुकूमत कायम हो गई है। इनकलाब आया और मज़हब की बुनियाद पे हुकूमत।
इससे पहले जितने इनकलाबात थे अगर आप देखें तो उन्होंने बेसिकली मजहबी रियासतों को क्रैश करके वहाँ पे एक लिबरल जो है ना हुकूमत कायम की, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करके अतातुर्क आए। मिस्र के अंदर जब बादशाहत ख़त्म की तो उसके बाद जो है ना वहाँ पे एक लिबरल वो आई, बादशाहत भी लिबरल ही थी लेकिन उसके बाद भी लिबरल, यही लिबिया के अंदर हुआ, ये जितने भी ममालिक थे अलजायर के अंदर जिस तरीके से वहाँ पे हुआ तो ये क्रैश करके वो आए। ये पहला था जहाँ पे आके रिवर्स हो गई चीज़ें कि एक दफ़ा एक ऐसी हुकूमत जो मज़हब के नाम पे कायम हो गई। तो जाहिर है इस हुकूमत के साथ बुनियादी जो है ना वो झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ और खित्ते के अंदर जो कुव्वतें थी उस वक्त हुआ ये कि ज़ाहिर है जो अजमी हुकूमत कायम हुई तो उसमें फिर एक रिफ्ट जो है ना उसमें दोनों तरफ इन्वॉल्व था। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ किसी एक की बात है, अरब भी थे और अजम भी जो ईरान के जो थे इनका आपस के जो झगड़े थे मसलकी जो से मसलकी भी असल में इब्तदाई तौर पे तो मसलकी झगड़ा नहीं था। इब्तदाई तौर पे तो मसला ये था कि उस वही ईरान अरब की पुरानी रिफ्ट जो उसको बेसिकली यूज़ किया अमेरिका ने। देखिए ना जब यहाँ पे हुआ तो क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है ना वो पैदा हो गया किसके दरमियान, अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान। अब ये भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि ख़ुद अमेरिकन्स जो थे वो इस इनकलाब में इन्वॉल्व थे, वो लेके आने में भी वो शामिल थे। उसकी वजह ये थी कि ये जो इनकलाब ईरान के अंदर आया था इसकी इब्तदा करने वाले कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे जिन्होंने ये पूरी चलाई। उसके बाद मगरिब को ये ख्याल आया कि एक तरफ जो है ना अगर ईरान हो गया तो इसका मतलब ये है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो है वो पूरे तौर पे सोवियत यूनियन का एक अड्डा बन जाएगा, एक गेटवे हो जाएगा। गेटवे मतलब उसके बाद तो ख़त्म हो गई ना कि अगर आप जो है वो हरमुज़ के किनारे के ऊपर सद्दाम भी टिल्ट रखता था रशिया की तरफ जी, शाम का बड़ा शाम के अंदर भी शाम भी था, मिस्र भी था नहीं, लेकिन खालिद साहब इसकी ईरान की जो पोजीशन थी ना जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज वो बहुत मतलब आप हरमुज़ के उसके ऊपर बैठे हुए हैं, पूरा खलीज फारस आपके कंट्रोल में है तो आप तो उसके बाद एंड हो गया है ना। जो पाकिस्तान वाला भी वो था जी जी बुनियादी तौर पर गर्म पानियों को पहुंचने का, तो सद्दाम और उसका होने के दरमियान में ये था कि दरमियान में एक आपको गैप था, आप डायरेक्ट रूस से कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन ईरान की जो सूरत हाल आप देखें तो मुल्क था, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, उसकी सरहद के ऊपर जितने भी ममालिक हैं वो बराह रास्त उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और उनसे आगे ईरान बराह रास्त उनसे मुंसलिक था। और फिर जब एक ही वक्त में आपको पता है कि ये जब ईरानी इनकलाब आया है इससे चंद महीने पहले जो रूसी फ़ौजें थी वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई थी। उसके 3 या 2 महीने, मुझे एग्जैक्ट वो उसका नहीं है, लेकिन चंद महीनों बाद ही ये ईरानी इनकलाब आ गया। ये बात तो खैर हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि दोनों मतलब ज़ाहिर बात है थियोक्रेसी तो ईरान में भी है तो अफगानिस्तान में भी है, तो दोनों को सपोर्ट तो मिली एक्सटर्नल कुव्वतों से। वो अलग बात है कि वही थियोक्रेसी उनके मत्थे पड़ गई है, उनके गले पड़ गई। हाँ मतलब ऐसा होता है ना, मतलब दुनिया में ऐसा होता है जो कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। अब यूं अगर आप देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम को किसने पाला था, तो गले पड़ गए, फिर पड़ गए। ये तो फिर देखिए खान साहब की खान साहब हमारे गले नहीं पड़ गए नहीं, इसके मतलब खान साहब तो खैर उस तरीके से वो नहीं कर सकते। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल तो उर्दगान है। हाँ, कि उर्दगान को बुनियादी तौर पे ये है कि जब उन्हें ये नज़र आया कि तुर्की के अंदर जो इस्लामिस्ट हैं अब उनका रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने अपने लिए एक लेवरेज कायम करने की कोशिश की कि जो बंदा थोड़ा सा ज़रा लिबरल ख्यालात रखता है, चलें इसको आगे कर दें तो इस्लामिस्ट भी हो जाएगा, वो भी पूरी हो जाएगी वो। लेकिन वो आके ज़्यादा मसला बन गया उनके लिए।